नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपकी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 1 का 5वां पाठ है अक्षरों का महत्व। इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। तो देखिए बच्चों, चलते हैं बिना समय गंवाए। अक्षरों का महत्व पाठ, ये पाठ एक निबंध है और इसके लेखक है गुणाकर मुले जी। अब हम सबसे पहले इस पाठ के कठिन शब्दार्थों को देखेंगे कि इस पाठ में कौन कौन से कठिन शब्द है और उनका अर्थ क्या है। तो देखिए बच्चों, तादाद शब्द आया है इस पाठ में। इसका अर्थ होता है संख्या। मूल का अर्थ होता है जड़, अनादि, यानी जिसका आरंभ ना हो। वनस्पतियाँ कहते हैं पेड़ पौधों को। प्रागैतिहासिक, इतिहास से पहले का काल। प्रागैतिहासिक कैसा समय है? इतिहास से पहले का समय, अर्थात जब इतिहास नहीं लिखा गया उससे पहले का समय। कांसा क्या है? पीतल और तांबे के मिश्रण से बनी धातु क्या कहलाती है? कांसा। अस्तित्व यानी विद्यमानता, जब किसी चीज़ की विद्यमानता होती है उसको हम अस्तित्व कहते हैं। द्योतक यानी प्रकट करने वाले। द्योतक अर्थात प्रकट करने वाले। भाव, संकेत यानी भाव को प्रकट करने वाले वस्तु। कौम, जाति। कौम किसे कहते हैं? जाति को। पीढ़ी, किसी जाति, कुल या व्यक्ति की वंश परंपरा की कोई कड़ी क्या कहलाती है? पीढ़ी। और सभ्य का अर्थ होता है शिष्ट, सभ्यता। इस प्रकार हम आगे चलते हैं और निबंध से पहला प्रश्न है बच्चों, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? एक प्रश्न एक बार फिर से, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? तो उत्तर इस प्रकार है, अक्षरों की खोज के बाद विचारों को लिखने की प्रक्रिया आरंभ हुई। अपने पूर्वजों के ज्ञान और अनुभव आने वाली पीढ़ियों को लिखित रूप में प्राप्त होने लगे। अर्थात अपने जो पूर्वज थे उनके ज्ञान और अनुभव हमें अगली पीढ़ियों में प्राप्त होने लगे, लिखित रूप में प्राप्त होने लगे। इससे उनके विकास की गति क्या हो गई? तेज हुई। इतिहास का आरंभ हुआ और मनुष्य सभ्य कहलाने लगा। इस प्रकार एक नए युग की शुरुआत हुई। दूसरा प्रश्न है निबंध से, अक्षरों की खोज का सिलसिला। अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। तो उत्तर इस प्रकार है, सबसे पहले प्रागैतिहासिक मानव ने अपने भावों को व्यक्त करने के लिए चित्र संकेतों का सहारा लिया। ये चित्र संकेत बाद में भाव संकेतों में बदल गए। जैसे एक गोले के चारों ओर रेखाएं खींचकर बनाया गया सूर्य का चित्र ताप और धूप दर्शाने लगा। भाव को व्यक्त करने का यह प्रयास आगे चलकर अक्षरों की खोज में परिणत हुआ और यह खोज मुश्किल से 6000 साल पुरानी है। अर्थात अक्षरों की खोज मुश्किल से कितने साल पुरानी है? 6000 साल पुरानी है। तीसरा प्रश्न है, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? तो उत्तर इस प्रकार है, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य चित्र संकेतों के सहारे अपने भाव व्यक्त करता था। किसके सहारे? चित्र संकेतों के सहारे। इन्हीं चित्र संकेतों के माध्यम से वह दूर दराज के इलाकों तक अपनी बात पहुंचाया करता था। जैसे पशुओं और पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। बाद में इन चित्रों ने भाव संकेतों का रूप ले लिया और मनुष्य इनके माध्यम से अपनी बात पहुंचाने लगा। निबंध से आगे पहला प्रश्न है, अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो लिखो। अक्षरों का जो महत्व है उसी प्रकार किसका महत्व है? ध्वनि का। तो इसके बारे में हमें लिखना है। तो उत्तर इस प्रकार है, अक्षरों द्वारा लिखकर अपने भाव व्यक्त किए जाते हैं, जबकि ध्वनि द्वारा बोलकर। मौखिक भाषा का आधार क्या है? ध्वनि है। पहले ध्वनि पैदा हुई, उसके बाद अक्षर। ध्वनि के बल पर ही अनपढ़ व्यक्ति भी विचार विनिमय कर लेता है। अतः ध्वनि ही अभिव्यक्ति का मूल आधार है।
अक्षर ध्वनि का ही अनुकरण है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अक्षर और ध्वनि भाषा के दो रूपों, लिखित और मौखिक भाषा के क्या है, आधार स्तंभ है। आधार स्तंभ है। अक्षरों के बिना लिखा नहीं जा सकता और ध्वनियों के बिना बोलने की कल्पना नहीं की जा सकती। दूसरा प्रश्न है निबंध से आगे में, मौखिक भाषा का जीवन में क्या महत्व है, इस पर शिक्षक के साथ कक्षा में बातचीत करो। तो मौखिक भाषा, उत्तर इस प्रकार है, मौखिक भाषा भावों को व्यक्त करने का मुख्य साधन है। यदि हम अपने प्रतिदिन के व्यवहार पर नज़र डालें तो पाएंगे कि असंख्य बार मौखिक भाषा के प्रयोग द्वारा अक्षरों का महत्व भी अपनी बात हम दूसरों तक पहुंचाते हैं। मौखिक भाषा द्वारा बोलकर छोटी से छोटी एवं बड़ी से बड़ी बातों को दूसरों को बताई जा सकती है। इसके प्रयोग के बिना हम किसी मूक और बधिर व्यक्ति के समान है। किसके समान है? जो व्यक्ति बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, उस व्यक्ति के हम समान हैं यदि हमारी भाषा में अक्षर और ध्वनि ना हो। जो बोल और सुन नहीं सकता, मौखिक भाषा की महत्ता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि हर बात लिखकर नहीं बताई जा सकती। इसके अतिरिक्त लिखित भाषा का प्रयोग सीखने में समय लगता है, जबकि मौखिक भाषा का प्रयोग तो संसार का प्रत्येक बच्चा तब से करता है जब वह बोलना शुरू करता है। प्रश्न नंबर 3, हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है, लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा नहीं है, क्यों? पता करो और शिक्षक को बताओ। तो उत्तर इस प्रकार है बच्चों, हर वैज्ञानिक खोज किसी न किसी खास वैज्ञानिक की देन है, इसलिए उनके साथ उस वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है, परंतु अक्षरों की खोज किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं है। यह मानव जाति के सम्मिलित प्रयास का परिणाम है। अक्षरों की खोज एक दिन में नहीं हुई, इसका क्रमिक विकास हुआ। मानव जाति ने कई असफल प्रयासों के बाद धीरे धीरे अक्षरों का निर्धारण किया और उसका प्रयोग सीखा। प्रश्न नंबर 4, एक भाषा को कई लिपियों में लिखा जा सकता है, उसी तरह कई भाषाओं को एक ही लिपि में लिखा जा सकता है। तो नीचे एक ही बात को अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है, इन्हें ध्यान से देखो और इनमें दिए गए वर्गों की मदद से कोई नया शब्द बनाने की कोशिश करो। तो आपको जो यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है, तो इसमें जो क्या शानदार दिन है, ये हिंदी में लिखा हुआ है। ऐसे ही यही पंक्ति पंजाबी में इस प्रकार लिखी जाती है, उड़िया में इस प्रकार, तेलुगु में इस प्रकार, उर्दू में इस प्रकार, बांग्ला में इस प्रकार और तमिल में इस प्रकार। तो इनकी सहायता से हमें नए शब्द बनाने हैं। तो नए शब्द क्या है? नदियाँ, नया, नशा, दिया, नक्शा, दिशा आदि। और बाकी शब्द आप पाठ में से छांटकर स्वयं लिखेंगे। अनुमान और कल्पना से प्रश्न है। अब अनुमान और कल्पना से पहला प्रश्न है बच्चों कि पुराने ज़माने के लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की है? अनुमान लगाओ और बताओ क्यों सोचते थे ऐसा। तो उत्तर इस प्रकार है बच्चों कि पुराने ज़माने के लोग नहीं जानते थे कि अक्षरों की खोज किसने की है। ईश्वर में उनकी आस्था थी, वे ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते थे। यही कारण है कि जिस चीज़ की उत्पत्ति के विषय में वह कुछ नहीं जानते थे, उसे ईश्वर की देन मान लेते थे। प्रश्न नंबर 2, कल्पना से, अक्षरों के महत्व के साथ ही मनुष्य के जीवन में गीत, नृत्य और खेलों का भी महत्व है। कक्षा में समूह में बातचीत करके इनके महत्व के बारे में जानकारी इकट्ठी करो और कक्षा में बताओ, सभी को प्रस्तुत करो। तो उत्तर इस प्रकार है कि गीत, संगीत, नृत्य और खेल का मन बहलाव के साधन है। गीत और नृत्य तो किसी समाज की लोक संस्कृति को भी प्रदर्शित करते हैं। इनसे और खेलों के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों को व्यायाम भी होता है। ये शरीर और मस्तिष्क के विकास में सहायक होते हैं। ये मनुष्य को भावनात्मक रूप से मजबूत भी बनाते हैं। इनके बिना जीवन नीरस और उबाऊ हो जाता है। इस प्रकार हमें इनके महत्व का पता
चलता है। तीसरा प्रश्न है, क्या होता अगर, कल्पना करो, क्या होता अगर हमारे पास अक्षर नहीं होते, भाषा नहीं होती, तो क्या होता, कल्पना कीजिए। तो उत्तर इस प्रकार है बच्चों। पहले का है, यदि अक्षर न होते, यदि हमारे पास अक्षर न होते तो आज हम इतने विकसित न होते, यानी हमारा विकास नहीं होता या हमारे समाज का विकास नहीं होता। हमें हमारे इतिहास का कुछ पता नहीं होता, हमारे पूर्वजों ने कब किस दौर में कैसे अपना जीवन यापन किया, हम नहीं जान पाते। उनके विचार, ज्ञान और अनुभव का लाभ भी हमें नहीं मिल पाता। मानव जाति का विकास अवरुद्ध हो जाता और हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते जहाँ आज है। दूसरा है, भाषा नहीं होती तो भाषा भावों को प्रकट करने का क्या है, एक साधन है। यदि भाषा न होती तो मन के भावों को प्रकट करने का माध्यम न मिलता और लोग एक दूसरे को अपनी बात कह नहीं पाते और उनमें अलगाव बना रहता। जैसे पशु साथ रहकर भी अलग रहते हैं, वैसी ही स्थिति मनुष्य की भी होती। तो मनुष्य की स्थिति वह भाषा के बिना कैसी होती, पशुओं के समान। अब हम आते हैं व्याकरण के प्रश्नों पर। भाषा की बात, भाषा की बात में पहला प्रश्न है, अनादिकाल में रेखांकित शब्द का अर्थ है कि जिसकी कोई शुरुआत या आदि न हो, यानी जिसकी कोई शुरुआत न हो या उसका आदि न हो। यह मूल शब्द, यह शब्द कैसा, मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बना है, इसे उपसर्ग कहते हैं। इन उपसर्गों को अलग करके मूल शब्दों को लिखकर उनका अर्थ समझो। अब नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे असफल है, अनुचित है, अपरिचित है, अदृश्य है, अनावश्यक है, अनिच्छा है। तो इन शब्दों से हमें उपसर्ग को छांटना है और इनका अर्थ निकालना है। तो उत्तर इस प्रकार है बच्चों। पहला शब्द था असफल, असफल में अ उपसर्ग है और सफल इसका मूल शब्द है। तो हम वाक्य में प्रयोग कर देखते हैं, जिसे सफलता न मिली हो वो क्या क्या होता है, असफल होता है। अनुचित शब्द, अनुचित में अन उपसर्ग है, उचित इसका मूल शब्द है। जो ठीक उचित न हो, जो ठीक न हो या उचित न हो वो क्या कहलाता है, अनुचित कहलाता है। अपरिचित में अ उपसर्ग है, परिचित मूल शब्द है, अर्थात जिसे हम जानते पहचानते न हो उसे क्या कहते हैं, अपरिचित। अदृश्य, अदृश्य में अ उपसर्ग, दृश्य मूल शब्द, जो दिखाई न दे वो क्या कहलाता है, अदृश्य। अनावश्यक, इसमें अन उपसर्ग है, आवश्यक मूल शब्द है, जो जरूरी ना हो, अनावश्यक कहलाता है। अनिच्छा में अन उपसर्ग है, इच्छा मूल शब्द है, अर्थात बिना रुचि के कोई कार्य करते हैं तो यानी अनिच्छा। इसी प्रकार हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, भाषा की बात से, कि वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती है, संख्याएं क्या होती है, संज्ञा होती है, पर कभी कभी ये विशेषण का काम भी करती है। किसका, विशेषण का। जैसे नीचे लिखे वाक्यों में आप देखोगे कि हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों का बसाना शुरू किया। इन वाक्यों में रेखांकित अंश है साल, क्या है, साल। तो संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं, इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण है। और संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल उन्हीं चीज़ों के लिए होता है जिन्हें गिना जा सके, जैसे 4 संतरे, 5 बच्चे, 3 शहर आदि। पर यदि किसी चीज़ को गिनाने जा सके तो उसके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा क्या होता है, माप तोल आदि के शब्दों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है जिसको गिना ना जा सके। जैसे हम देखेंगे 3 जग पानी, 3 जग पानी, 1 किलो चीनी। तो यहाँ गिना नहीं जा सकता, इसका माप तोल किया जा सकता है। तो यहाँ जो रेखांकित हिस्से है परिणामवाचक विशेषण है। रेखांकित हिस्से क्या है, 3 जग, 1 किलो, ये सभी क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि इनका संबंध किससे है, माप तोल से है। अब आगे लिखे हुए को पढ़ो और खाली स्थानों में बॉक्स में दिए गए माप तोल के उचित शब्दों को छांट कर लिखना है। तो आप ये बॉक्स वाले शब्द पढ़ लो, प्याला, लीटर, कटोरी, किलो, एकड़, ट्रक, मीटर और चम्मच। तो हमें इनका यहाँ पर इन रिक्त स्थानों में लिखना है, जैसे 3 कटोरी खीर है। तो इस प्रकार हम उत्तर देखेंगे बच्चों।
उत्तर क्या है? 3 कटोरी खीर, 2 एकड़ ज़मीन, 6 मीटर कपड़ा, 1 ट्रक रेत, 2 प्याला कॉफ़ी, 5 किलो बाजरा, 1 लीटर दूध और 3 चम्मच तेल। कुछ करने को, अंत में कुछ करने को क्वेश्चन दिए गए हैं। उनमें पहला प्रश्न है कि अपनी लिपि के कुछ अक्षरों के बारे में जानकारी इकट्ठी करो जो अब प्रयोग में नहीं है और प्रचलित नए अक्षर जो अब प्रयोग में आ गए हैं। 2 प्रश्न है इसमें। तो पहला है जो अब प्रयोग में नहीं है, तो अब कौन से प्रयोग में नहीं है? तो उत्तर इस प्रकार है कि म्र, रव, रा, झ ये सभी क्या है? प्रयोग में नहीं है। और नए प्रचलित अक्षर कौन से हैं जो अब प्रयोग में आते हैं? आ, ख, ण, झ। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए है ओ का प्रयोग होने लगा है, जैसे डॉक्टर। और उर्दू के शब्दों के लिए वर्गों के नीचे नुक्ता लगाया जाने लगा है, जैसे इज्जत में ये बिंदु लगा है, ये क्या है? कहलाता है नुक्ता कहलाता है। ये नुक्ते किस में लगते हैं? उर्दू के शब्दों में लगते हैं। अब हम कुछ करने में दूसरा प्रश्न देखते हैं। लिखित और मौखिक भाषा के हानि लाभों के बारे में दोस्तों के बीच में चर्चा करो। तो आप चर्चा इस प्रकार कर सकते हो बच्चों। देखिए उत्तर कि लिखित भाषा लिखी जाती है, यह लंबे समय तक सुरक्षित रहती है, इसके माध्यम से इतिहास का पता चलता है, ज्ञान का प्रचार प्रसार भी इसी के द्वारा होता है। किसके द्वारा? लिखित भाषा के द्वारा। परंतु इसे सीखने में समय लगता है और इसके लिए एकाग्र होना पड़ता है, फिर भी इसका प्रयोग दैनिक जीवन में बहुत अधिक होता है। ये तो हुई लिखित भाषा की बात। अब देखते हैं मौखिक भाषा की। तो मौखिक भाषा का प्रयोग हम अपने दैनिक कार्यों में करते हैं। इसे सीखना सरल भी होता है। बच्चा माता पिता का वार्तालाप सुनकर ही भाषा का प्रयोग करना सीख लेता है। परंतु मौखिक भाषा का क्षेत्र सीमित होता है। यह 2 व्यक्तियों के बीच भावों को आदान प्रदान कर सकती है, परंतु 2 पीढ़ियों के बीच जानकारी का आदान प्रदान करना इसके माध्यम से संभव नहीं है। किससे संभव है? वो लिखित भाषा से, ना कि मौखिक भाषा से। यद्यपि आधुनिक युग में टैपों और सीडी के माध्यम से मौखिक भाषा भी संजोकर रखी जाने लगी है। तीसरा प्रश्न है अक्षर ध्वनियों कौन कौन से स्वर और व्यंजन के प्रतीक होते हैं? उदाहरण के लिए हिंदी, उर्दू और बांग्ला आदि शब्दों में प्रत्येक अक्षर के लिए उसकी ध्वनि निर्धारित है। कुछ चित्रों से भी संकेत व्यक्त होते हैं। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उनसे क्या संकेत व्यक्त होते हैं बताओ। तो इन चित्रों में जो संकेत व्यक्त हो रहे हैं उन्हें हमें देखना है। तो पहले चित्र में आप देखोगे, पहला चित्र है, इसमें आगे स्कूल होने तथा धीरे चलने का क्या है? संकेत है पहले में। दूसरे सर्किल में क्या है? सर्किल या गोल चक्कर का संकेत है। किसका संकेत है? सर्किल या गोल चक्कर का। तीसरे में दाईं ओर मुड़ने का संकेत है और चौथे में बाईं ओर मुड़ने का संकेत है। इसमें दाईं ओर और इसमें बाईं ओर मुड़ने का संकेत है। चौथा प्रश्न है कुछ करने से। इसमें चौथा प्रश्न इस प्रकार है कि अपने आसपास के मूक बधिर बच्चों के स्कूल में जाकर कुछ समय बिताओ और अपने अनुभव लिखो। तो बच्चों आपको अपने टीचर के साथ किसी मूक बधिर बच्चों के स्कूल की यात्रा करनी है और उसके अनुभव लिखने हैं। ये कार्य आपको खुद करना है। तो बच्चों आज आपने अक्षरों का महत्व पाठ के अभ्यास प्रश्नों को देखा और सभी प्रश्नों के उत्तर लगभग आपको मिल गए। अब आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।